साथियों नमस्कार। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका टेस्ट वाला 2.0 परिवार में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई 2026 का गागर में सागर आरडब्ल्यूए परिवार का जो बुक हर बार लॉन्च होता है, गागर में सागर पूरी सीरीज जो है यूपीएसआई 2026 के लिए लॉन्च कर दी गई है, जिसमें क्रमशः हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और तर्क शक्ति चारों सब्जेक्ट जो है इसमें पूरा दिए गए हैं। ठीक है, और हम लोगों का यह काम होता है कि टेस्ट वाला 2.0 परिवार आप लोगों से इस वादे के साथ में प्रतिबद्ध है कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों का पेपर के पहले जो है पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाने का हम लोगों का प्रॉमिस होता है आप लोगों के साथ में। तो आज इसमें हम लोग हिंदी सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियां, और साथ में दूसरा भी चैप्टर वर्णमाला, चूँकि समय कम है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इस वजह से कम टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन करना है हमको। 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो साथ में आज 2 चैप्टर को हिंदी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एक भाषा का विकास हो गया, दूसरा वर्णमाला हो गया। जिन भाइयों को हमारे इस वीडियोस की पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का हमारे चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, ठीक। आप वहाँ पे जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से जो है आप इसकी पीडीएफ जो है रोजाना जिस जिस चीज़ की क्लासेस चलेंगी, चाहे वो हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, गणित होगा और तर्क शक्ति होगा, उन सब की पीडीएफ आपको वहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। और जो भाई लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग यहाँ पे नए आए हैं, उनसे यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो मेहनत है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और ये गागर में सागर सीरीज जो है आपका 15 मार्च से जो पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है यूपीएसआई का, 15, 16, 17 मार्च को क्रमशः, वो आपका कंप्लीट और पूरी अच्छी तरीके से पेपर हो सके, ठीक है। आप सबको यह चीज़ पता है क्योंकि आज स्टार्टिंग की पहली क्लास है, इसलिए पहले थोड़ी जानकारी दे रहे हैं कि इसमें 160 क्वेश्चन का पूरा इसका जो पेपर होता है, ठीक है। एक जो होता है क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है, टोटल 400 नंबर में आपका ये पेपर जो है चेक किया जाएगा, ठीक है। 15 मार्च, 16 मार्च और 17 क्रमशः 3 दिन जो है इसका पेपर होने वाला है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और तर्क शक्ति। ये उन बच्चों के लिए बताया जा रहा है जो बच्चे एकदम इस प्लेटफॉर्म पे अभी नए नए आए हुए हैं। जिनको ये सारी बातें पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं, डायरेक्ट चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाषा का विकास, उपभाषा और बोलियाँ और वर्णमाला। इसी टाइम पे रोजाना आपका जो है आपकी हिंदी की वीडियो जब तक पूरा हिंदी कंप्लीट नहीं कर दिया जाता गागर में सागर सीरीज, तब तक आप लोगों के सामने प्रॉपर हिंदी की पूरे आती रहेंगी। तो और इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, ठीक। तो अगर जो कोई भाई बंधु पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो से देखना स्टार्ट कर रहा है तो इसके पहली वाली वीडियोज भी प्लेलिस्ट में जाकर उसका रिवीजन पूर्णतः गागर में सागर सीरीज को अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी का पूरा टॉपिक है, आपका पहला चैप्टर इसमें क्या है, आपका भाषा का विकास, उपभाषा और बोलियां। आपका ये पहला चैप्टर ना यूपीएसआई के लिए गागर में सागर सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये स्टार्ट करते हैं आगे चीज़ों के लिए। आपका क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पहले कह रहा है कि चूंकि भारत जो है प्राचीन देश है, अतः यहाँ लोग भिन्न भिन्न कालों से भिन्न भिन्न भाषाएं पढ़ते और लिखते आए हैं। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है। तो सबसे पहली भाषा कौन सी है, संस्कृत, जिसका प्रयोग ऋषि मुनि एवं कवियों के द्वारा किया जाता था, ठीक। संस्कृत को आर्य भाषा भी कहा जाता है या देव भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। किसके रूप में, आर्य भाषा या देव भाषा, जो लगभग 3500 वर्ष पुराना है, प्राचीन है, 3500 वर्ष पुराना। इसकी उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत को 3 कालों में बांटता है। कितने कालों में, 3 कालों में। कौन कौन सा है 3 काल, वो देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसको 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। और आधुनिक आर्य भाषा जो लगभग 1000 ईस्वी तक है, से लेकर आज तक है, ठीक है। इसको आधुनिक आर्य भाषा कहते हैं।
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में देखते हैं। पहला क्या है, इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत की भाषाएं आती हैं। वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेद, उपनिषद, आरण्यकों, ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। ठीक है, वैदिक संस्कृत का यह 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक की भाषा है। कब से? 1500 से लेकर 800 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा विकसित हुई उसे लौकिक संस्कृत में कहा गया है। क्या? लौकिक संस्कृत। संस्कृत के कवियों वाल्मीकि, व्यास, श्रीहर्ष, कालिदास, बाणभट्ट और भारवी आदि ने अपने ग्रंथ इसी भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है। लौकिक संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, शब्दावली की दृष्टि से वैदिक संस्कृत से भिन्न है। जो लौकिक संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत से भिन्न है। किसमें? व्याकरण की दृष्टि और शब्दावली की दृष्टि से। ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा क्या है? इसके अंतर्गत 3 भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में है। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। किसकी? बौद्ध धर्म की। जबकि प्राकृत जो है जैन धर्म की भाषा है। प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटकों में अधम पात्रों के द्वारा भी करवाया गया है। ठीक है। अपभ्रंश में कई क्षेत्रीय भेद थे जिसमें हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि आर्य भाषाओं का विकास निम्नलिखित क्रम में हुआ। कौन कौन सा क्रम? नंबर 1 संस्कृत, फिर पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा और अब जाके हिंदी एवं अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं जो आज के टाइम पे चल रही हैं उनका विकास हुआ है। ठीक है। अगर आप इस गागर में सागर पूरी सीरीज को करते हो हिंदी का मेरे माध्यम से, तो आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि 40 क्वेश्चन में से आपका 38 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है। 38 क्वेश्चन आप लोग सही करोगे ही करोगे। ठीक है। 40 में से 38 तो सही ही कर दोगे। ठीक है। आगे क्या कह रहा है आधुनिक भाषा के बारे में? आधुनिक भारतीय भाषाओं का इतिहास दीर्घकालिक है। इसके आरंभ का वस्तुतः कोई निश्चित समय नहीं है तथा विद्वानों में इस पर पर्याप्त मतभेद है। फिर भी अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम इसका आरंभ प्रथम शताब्दी ईस्वी से मान सकते हैं। कब से? प्रथम शताब्दी से। यहाँ आधुनिक हिंदी का विवरण इस प्रकार से है। कैसे? नंबर 1, भारत में 2 परिवारों की भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं, आर्य परिवार की भाषाएं एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं। कौन सी? आर्य और द्रविड़। दूसरा क्या है? आर्य परिवार की भाषाएं उत्तर भारत में और द्रविड़ परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। ठीक है। द्रविड़ और आर्य। तीसरा क्या कह रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया और असमिया हैं। ठीक। चौथा क्या कह रहा है? भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, पाली, उसके बाद प्राकृत, प्राकृतिक भाषा के बाद क्या है? अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश। यह संस्कृत नहीं है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी का विकास सामान्यतः 1000 ईस्वी के आसपास हुआ, अर्थात हिंदी अब से लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। उसके पहले हिंदी भाषा नहीं हुआ करती थी। ठीक है। आगे क्या कह रहा है हमारा? द्रविड़ भाषाएं। कौन सी भाषाएं? द्रविड़ भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती है, जिनका क्षेत्र इस प्रकार है: तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटका में और मलयालम कहाँ बोला जाता है? केरल में बोला जाता है। ठीक है। अभी हाल ही में केरल का जो है नाम बदलने की बात हो रही है, केंद्र सरकार से उस मतलब कैबिनेट से उसकी सहमति मिल गई है। अब एक केरलम हो जाएगा। इसका पहले नाम क्या था? केरलम, और अब दोबारा इसका नाम केरलम रख दिया जा रहा है संस्कृत भाषा में। ठीक है। हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र के बारे में है। हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 18। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप क्या है? नंबर 1। उसके बाद उसकी उपभाषा क्या है और बोलियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सौर सैनी अपभ्रंश है। अपभ्रंश का रूप है। नंबर 1 क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश। उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। बोलियाँ कौन है? खड़ी बोली, कौरवी हो गया, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, बांगरू भाषा। ठीक है। दूसरा क्या है? अर्धमागही अपभ्रंश है।
अर्ध मगधी अपभ्रंश है। जो इसकी उपभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। क्या है? छत्तीसगढ़ी है। तीसरा क्या है? सौरसैनी अपभ्रंश है। क्या है? सौरसैनी अपभ्रंश। राजस्थानी हिंदी इसकी जो है उपभाषा है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है, ये इसकी जो है अन्य भाषाओं में से है। चौथा क्या है? खस अपभ्रंश है। सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित होकर कौन सा अपभ्रंश बना है? खस अपभ्रंश। इसकी उपभाषा पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः बोली जाती है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? मगधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी जो है मैथिली, मगधी और भोजपुरी भाषा है। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन से हैं देखते हैं। हिंदी की उपभाषाएं बोली और बोली जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली है, अन्य नाम इसका कौरवी है, सर हिंदी है, हिंदुस्तानी है ना। एनसीआर क्षेत्रों में जो बोला जाता है दिल्ली के, इन सब में यहाँ पर यही चीज़ें बोली जाती हैं, खड़ी बोली। ब्रजभाषा क्या है? अन्य नाम अंतर्वेदी, मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर और अलवर में बोली जाती है ये भाषा है ब्रजभाषा। बांगुरू कहाँ बोली जाती है? इसका अन्य नाम क्या है? हरियाणवी है। रोहतक और हिसार में बांगुरू भाषा बोली जाती है। बुंदेली भाषा झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद और ग्वालियर में बोलते हैं। कन्नौजी कन्नौज में बोलते हैं। कन्नौजी भाषा कहाँ बोलते हैं? कन्नौज में बोली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी हिंदी भाषा अवधी, अयोध्या और रायबरेली में, बघेली रीवा में, मध्य प्रदेश एमपी में, छत्तीसगढ़ी रायपुर में बोली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी कहाँ बोलते हैं? रायपुर में बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी कहाँ बोली जाती है? जयपुरी जयपुर में, मेवाती मेवात में, मालवी उज्जैन में। मारवाड़ी भाषा जोधपुर या बीकानेर में बोलते हैं। कहाँ पे? जोधपुर या बीकानेर में। पहाड़ी हिंदी कहाँ बोलते हैं? गढ़वाली टिहरी गढ़वाल पे, कुमाऊनी नैनीताल और अल्मोड़ा में बोलते हैं। कुल्लुई मंडियाली मंडी हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है दिया हुआ है। बिहारी भाषा कहाँ पे है? मगही पटना और गया में। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर और जौनपुर में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। मैथिली कहाँ है? दरभंगा और मुंगेर में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? हिंदी की 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। कितनी? 18। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी भी है उसका दूसरा नाम। बांगुरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। क्या? ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों का आकार क्या है? बहुला आकार है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओंकार क्या है? बहुला ओंकार है। अवधी उत्तर कौशल की बोली है। छत्तीसगढ़ी दक्षिण कौशल की बोलियां हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है। जो भीली भाषा है उसको राजस्थान का माना है ना, जो भील जो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में उनका सहयोग किए थे। भीली बोली राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश की बोली है ना, सीमावर्ती प्रदेश की बोली है। आगे इसमें क्या दिया है? हिंदी भाषा जो है 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाते हैं। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है उसकी? देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, ठीक है, राजभाषा के संबंध में एक आयोग और संसद की समिति बनी थी। किसके? अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। अनुच्छेद 145 में क्या हुआ है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या होंगी। अनुच्छेद 346 में क्या है? एक राज्य और दूसरे राज्य या राज्य और संघ के बीच में पत्रादि की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में वर्णन किया गया है ना। जो उनके बीच में लेटरहुड लिखा जाएगा उसकी राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और
अधिनियमों विधेयकों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? अनुच्छेद 348 कहता है इसके बारे में। अनुच्छेद 350 का क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 350 का खा, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 351 यह स्पष्ट रूप से कहता है। हिंदी जो है भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताइए मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं और उनको कब कब जोड़ा गया है। वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान आपका है, भारतीय संविधान, उसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषा हैं? ठीक, कितनी भाषा हैं? और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएंगे कि उनको कब कब जोड़ा गया है, उनको कब कब जोड़ा गया है, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब आपके सामने दूसरा आपका सेकंड चैप्टर इसी में स्टार्ट होता है, वर्णमाला। जैसे मैंने बताया था ना कि पहले भाषा की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे है, कितनी बोलियां हैं। ठीक है, अपनी मूल भाषा क्या है। उसके बाद दूसरा चैप्टर भी इसी में साथ ही कवर करेंगे, क्योंकि 15 मार्च को पेपर है, स्टार्ट है, तो उसके पहले चीज़ों को ख़त्म करना है। आज इसमें जो है टाइमिंग बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर आपका वर्णमाला है ना, वर्णमाला भी एकदम तुरंत रिवीजन हो जाएगा, 2 मिनट मतलब 15 मिनट लगेगा, देख लेते हैं साथ में। भारत की न्यूनतम इकाई, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य की न्यूनतम इकाई को पद या शब्द कहते हैं, पद या शब्द कहते हैं। और शब्द की न्यूनतम इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, वाक्य की छोटी इकाई पद या शब्द, और शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण है। कितना? 52। और वर्णों के इस व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित क्रम को। अब स्वर्ण वर्ण कितने हैं? स्वर, वे वर्ण जिनके स्पष्ट उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ही ना हो, अर्थात बिना किसी अवरोध या बाधा के इनका उच्चारण होता है, वो स्वर या अच कहलाते हैं तथा ये स्वतंत्र होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण क्या है? मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर पहला वर्गीकरण है ह्रस्व या मूल स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो उनके दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। ठीक है, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। बड़ा आ किससे मिलकर बना है? छोटा आ और छोटा। छोटी बड़ी ई किससे? छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी। बड़ा ऊ कैसे बना है? छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। ई कैसे बना है? छोटा आ और ई मिलकर ए बना है। ए किससे बना है? छोटा आ और ए मिलकर ए बन गया। ओ कैसे बना है? छोटा आ और ऊ मिलकर ओ बना है। और आओ कैसे बना है? छोटा आ और ओ मिलकर। ठीक है, सजातीय स्वर, ये 3 जो हैं आपके कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों सजातीय स्वर हैं। और विजातीय स्वर कितने हैं? 4 हैं। या संयुक्त स्वर भी इनको कहा जाता है ना, अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, क्या? राम, ये प्लुत स्वर का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, हालांकि मानक हिंदी में 2 ही स्वर ह्रस्व या दीर्घ को मान्यता प्राप्त है, तीसरे को नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम वगैरह में पूछेगा तो आपको कितना आंसर लगाना है? स्वरों की संख्या 2, दीर्घ स्वर और ह्रस्व या लघु स्वर। दूसरा क्या है? कह रहा है कि जीभ की ऊंचाई या मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को कैसे बांटा गया है उनको हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट है विवृत। विवृत में बड़ा जो है विवृत में होगा। अर्ध विवृत क्या है? ऐ, आओ और छोटा आ, ये अर्ध विवृत है। संवृत क्या है? छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये संवृत है। और अर्ध संवृत क्या है? ए, ओ, ए, ओ। ठीक है, ये अर्ध संवृत है।
आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, जीभ के उत्थापित या ऊपर उठे हुए भाग के आधार पर जब स्वर का विभाजन होता है तब अग्र स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, ऐ, ये अग्र स्वर है। केंद्रीय मध्य स्वर क्या है, छोटा आ। पश्च स्वर क्या है, बड़ा, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ। ठीक है, ये सब पश्च स्वर है। ठीक है, ओंठों की स्थिति के आधार पर बताइए। ओंठों की स्थिति के आधार पर जब कोई पूछेगा, बोलेगा भैया ओंठों की स्थिति के आधार पर बताओ, तो आप लोग क्या बताओगे, आपको बताना है अवृत मुखी या प्रसित या अवर्तुल, है ना। अवर्तुल, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ए और ऐ, ये अवृत मुखी है। वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर क्या है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आओ। अर्धवर्तुल या अर्धवृत्तमुखी स्वर, ये क्या है, बड़ा आ जो हो जाएगा, ये अर्धवृत्तमुखी है। जीभ के तनाव के आधार पर शिथिल, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब शिथिल स्वर हैं। कठोर स्वर क्या है, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ये कठोर स्वर में आते हैं। ठीक है, उच्चारण के स्थान के आधार पर बताइए। उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ का छोटा आ, आहा और बड़ा। तालव्य में क्या है, छोटी और बड़ी। मूर्धन्य में क्या है, री है। ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अनुनासिक स्वर में क्या है, अनुनासिक में क्या है, अंग, आहा। ठीक है, अंग और आहा। ठीक है, अनुस्वार में क्या है, अंक। कंठ तालव्य में क्या है, ए और ऐ। कंठ ओष्ठ में क्या है, ओ और आओ। ओ और आओ कंठ ओष्ठ में आएगा। ठीक है, और कंठ तालव्य में क्या आएगा, ए और ऐ आएगा। अब इसी के साथ में देखते हैं आगे क्या है, व्यंजन वर्ण कह रहा है। क्या, व्यंजन वर्ण क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं होता है। ठीक है, वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं तथा इनमें आ स्वर छुपा रहता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण व्यंजन है। व्यंजन में आ स्वर इस प्रकार से आता है, कैसे, का क्या होगा, का और प्लस आ बराबर का। घा कैसे बनेगा, घ प्लस आ बराबर घा। ठीक है, तो इसमें स्वरों की सहायता से जब चीज़ें बनती हैं तो उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अगर इसमें से आ को निकाल दें तो व्यंजन हलंत के रूप में हो जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र तथा व्यंजन वर्ण स्वरों पर आधारित होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी, 33। नोट में क्या कह रहा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्तमान में व्यंजनों की कुल संख्या 40 है। विशिष्ट व्यंजन ला, है ना, ये विशिष्ट व्यंजन के रूप में यूज करते हैं इसको। हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ला वर्ण को स्थान दिया गया है। ठीक है, विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, व्यंजन की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, ये वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा, ठीक है, स्थान के स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजन अलग अलग उच्चारण के स्थान होने के कारण कई वर्ग में बटे होते हैं। वस्तुतः हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं, जैसे का, चा, ट, त, प वर्ग। ठीक है, इनमें इनको विभक्त कर दिया गया है। अतः स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कौन कौन सा, का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ये तालु हैं। टा वर्ग में क्या आते हैं आपके, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये मूर्धा है से उच्चारित होने वाले हैं। ठीक है, मूर्धा से उच्चारित होने वाले हैं। ता वर्ग में त, थ, द, ध, ना, ये दंत से उच्चारित होते हैं। किससे, दंत से उच्चारित होते हैं। पा वर्ग में क्या है, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से उच्चारित, और इनको जो है, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। किसको, इसको जो है, इस वाले पॉइंट को पंचमाक्षर भी कहा जाता है। अंगा, या, अड़ा, ना और मा, ये कौन से हैं, पंचमाक्षर कहलाते हैं। ठीक है, पहला ये सब कंठ से, ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दंत से और ये ओष्ठ से। इनको नंबर में डिवाइड किया गया है। ये पहला रो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। तो इसीलिए पांचवा होने की वजह से इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं।
दूसरे नंबर पे क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को सटाने से होता है परंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, या, र, ला, वा, है ना। या, वा अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप हो उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। ऊष्म उनका फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, जैसे स, सा, हा। ठीक है। या बड़ा सा, खटी सा, छोटा सा और हा जिसको बोलते हैं। ठीक है, खटी सा वाला। ठीक है। तो ये तीनों आपके ऊष्म व्यंजन हैं। आगे क्या कह रहा है कि व्यंजन की उपर्युक्त प्रकारों के अध्ययन से हमें व्यंजन की उत्पत्ति, स्थान, समूह आदि का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु इसे और सहज बनाने के लिए व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर भी किया गया है। इसका कैसे? व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर देखते हैं। स्वर यंत्रमुखी है ना, या काकल्य क्या है? इसमें हा जो होता है स्वर यंत्रमुखी है। कंठ में क, ख, ग, घ, अंगा। तालव्य में च, छ, ज, झ, इया, या और शा, है ना, ये इसके तालव्य में है। मूर्धन्य में क्या आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, अण, शा और र, है ना, सा और रा। दंत में त, थ, द, ध, न, ला, स और जा, है ना, जो नुक्ता वाला जा होता है यू ही इसी में लगेगा। ओष्ठ का क्या है? प, फ, ब, भ और मा, ये किसका है? ओष्ठ से निकलता है। दंतोष्ठ का क्या है? वा और फ, वा और फ। वर्त का क्या हो जाएगा? न, सा, ल, रा और ज, क्या हो जाएगा? जा। ठीक है। उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर जो है ना, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कौन से हैं? स्पर्श में क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ता, था, दा, धा, प, फ, बा, भा। ठीक है। और स्पर्श संघर्षी क्या है? च, छ, ज, झा, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आएंगे आपके, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आएंगे। आगे क्या कह रहा है? ऊष्म संघर्षी में क्या आएगा? स, स और हा, ऊष्मीय व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन को ला कहते हैं, लुंठित को रा कहते हैं। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन क्या है? रा होता है। उच्छिप्त व्यंजन क्या है? अडा और अढ़ा होता है। अर्धस्वर क्या है? या और वाह, ये अर्धस्वर होते हैं। अनुनासिक क्या है? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये सब अनुनासिक स्वर कहलाते, व्यंजन कहलाते हैं आपके। ठीक है। उच्चारण प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो बोले जाते हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। घोष या सघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में टकराती हैं और झंकृति उत्पन्न करती हैं वो घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और य, र, ल, वा तथा हा ये घोष वर्ण कहलाते हैं। कैसे? घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे का वर्ग से ग, घा और अंगा, चा वर्ग से ज, झा, इया, टा वर्ग से ड, ढ, अड़ा, ता वर्ग से द, ध, न और पा वर्ग से क्या आएगा? बा, भा और मा, ये किससे आएंगे? पा वर्ग से आएंगे आपका। ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है? अघोष क्या कहेगा? अघोष कैसे? जिन वर्णों में उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो अर्थात केवल श्वास की आवश्यकता होती है उनको अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय ये अघोष होते हैं तथा शा, श, स अघोष वर्ण है। मतलब इनकी संख्या टोटल अघोष की 13 होती है। ठीक है। और सघोष की कितनी होती है? 31 होती है। का वर्ग में का, ख, चा वर्ग में चा, छा, टा वर्ग में ट, ठ, ता वर्ग में ता और था, पा वर्ग में पा और फा, है ना। तो ये 10 हो गए। फिर स, सा और सा, ये इसके 3, टोटल 13 अघोष हो गए। अब प्राणता के आधार पर देखते हैं 2 प्रकार के, अल्प प्राण, 1, 3 और 5। ये इसका क्या है? अल्प प्राण है। कैसे? जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है तथा हंकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती उसे अल्प प्राण
कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा सभी स्वर तथा अंगा अल्पप्राण हैं। कुल इनकी संख्या 31 होती है अल्पप्राण की। कितनी? 31। कौन कौन से? का वर्ग में का, गा और अंगा। चा वर्ग में चा, जा, इया। टा वर्ग में ट, ड, अणा। ता वर्ग में त, दा और ना। पा वर्ग में प, बा और मा। ये होते हैं इसके। ठीक। महाप्राण में क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है तथा हुंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण ऊष्म व्यंजन है, स, सा, स, ह तथा अढ़ा, अढ़ा है ना, ये महाप्राण है। इनकी टोटल संख्या महाप्राण की 15 और अल्पप्राण की 31। ठीक है। सघोष की संख्या एक बार कमेंट करके बताइए। सघोष की संख्या बताइए कमेंट करके। का वर्ग में खा, घा। चा वर्ग में छ, झा। टा वर्ग में ठा और ढा, अढ़ा। ता वर्ग में था और धा। पा वर्ग में फा और भा। ठीक है। ये होंगे, उसके बाद 4 ये हो जाएंगे। 10 + 4 और ये एक अढ़ा। टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या है। अनुस्वर और अनुनासिक। अनुस्वर और अनुनासिक सामान्यतः हम कई बार अनुस्वर जो अंक बिंदी होते हैं और अनुनासिक जो चंद्र बिंदी होते हैं को लेखन शैली में एक जैसा लिख देते हैं, जो कि व्याकरण या उच्चारण की दृष्टि से उचित नहीं है। हालांकि अनुनासिक और अनुस्वर की ध्वनि कुछ हद तक समान होती है, परंतु इसकी ध्वनि वास्तविकता में एक दूसरे से अलग है। इसलिए अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग लेखन शैली में अत्यधिक सावधानी से करना बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। अनिवार्य माना जाता है इसको। क्या माना जाएगा? अनिवार्य माना जाएगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है अनुनासिक में, जैसे चांद, चांदनी, चिड़िया, गांव, आंसू आदि। वहीं अनुनासिक के विपरीत अनुस्वर जो है मुंह से कम और नाक से अधिक सांस निकलती है, जैसे शंख, मंद, छंद, पंच, अंग आदि। ठीक है। तो ये हो गया ना अनुनासिक स्वर की विशेषता कि इसमें चंद्र बिंदु लगता है। वहीं अनुस्वर में एक व्यंजन ध्वनि है, वर्ण पर बिंदु लगाकर यह अपनी विशेषता को क्या करता है? प्रकट करने का कार्य करता है। तो अपनी विशेषता को प्रकट करने का कार्य करता है। हिंदी के तद्भव रूपों में अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु लगाकर होता है, पर तत्सम शब्दों में अनुस्वर लगाकर किया जाता है। ठीक है। तद्भव में अनुनासिक लगेगा और तत्सम में क्या लगेगा? अनुस्वर। जैसे दंत से दांत, अंत से क्या हो जाएगा? आंत हो जाएगा। ठीक है। अंत से क्या हो जाएगा? आंत हो जाएगा। अब परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसमें। ठीक है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ बिंदु क्या है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। मानक हिंदी के अनुसार स्वर की संख्या 13। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10। री को भी छोड़ देते हैं इसमें। ठीक है। आज जो है आगत स्वर कहलाता है। क्या है? आगत स्वर है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्तमान में 53 वर्ण एक विशिष्ट व्यंजन है ना, इस ला को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। वर्तमान में कितने वर्ण हैं? 53। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसको भी मान लिया है। 53 वर्ण है टोटल। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल वर्ण जो है 43 माने गए हैं। री, रा और ई से मिलकर स्वर और व्यंजन दोनों का ये जो मेल होता है री। अयोग वाह क्या है? अंक और आहा। अनुनासिक या इसको अनुनासिक और अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है। विसर्ग। ठीक है। अयोग वाह में अनुस्वर और विसर्ग इसको क्रमशः बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर तथा दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त, द्विगुण, ताड़न जात और द्विस्पष्ट व्यंजन क्या है? आढ़ा और अढ़ा इसको माना जाता है। हिंदी में पंचमाक्षरों की संख्या 5 है। अंडा, अंगा, इया, आड़ा, ना और मा। अर्धस्वर कौन से हैं? या और वा, ये अर्धस्वर माने जाते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा
काशी हिंदी प्रचार की सबसे पुरानी संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी को प्रचार की राष्ट्रीय आंदोलन कहा था। देवनागरी को क्या के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा। विनोबा भावे ने देवनागरी को लोक नागरी की संख्या दी थी, लोक नागरी की संख्या दे दी। नागरी लिपि का उद्भव 8वीं से 9वीं सदी में माना जाता है। आ उदासीन स्वर कहलाता है। हा काकल्य ध्वनि या स्वर यंत्रीय कहलाता है। काकल्य ध्वनि या स्वर यंत्रीय। वर्ष 1967 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित हुई है। 1967 में हुई है। संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित री, ली और ली को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है ना। बड़ी री, ली और ली को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से आज आपका जो है ये पूरा कंप्लीट होता है। 2 चैप्टर आपके, ठीक है, वर्णमाला और ये गागर में सागर सीरीज जो है, गागर में सागर सीरीज जो है हिंदी की यूपीएसआई की, है ना, यूपीएसआई 2026 के लिए। तो 15 मार्च से इसका पेपर स्टार्ट भैया, 15 मार्च से जो है इसका पेपर स्टार्ट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें, है ना। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिए। यह गारंटी है, यह दावा है हमारा, पूरे हमारे परिवार का, टेस्ट वाला 2.0 परिवार का, कि आप लोगों की हिंदी में जो है 40 में 38 क्वेश्चन आपका होना निश्चित है, ठीक है। क्योंकि 2 क्वेश्चन की गारंटी तो RWA वाले नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं की बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से 40 में से जो है 38 क्वेश्चन आप लोग तो पक्का डेफिनेटली करोगे ही करोगे। जो सच्चाई बतानी है वो सच्चाई मैं तुमको बताऊंगा। कहने के लिए तो मैं 40 में 50 बोल सकता हूँ, लेकिन बोलने से मतलब नहीं है, करने से मतलब है, ठीक है। तो गागर में सागर सीरीज में आप लोग लगातार बने रहिए। रोज़ डेली आपको वीडियोस इस पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और जिन भाई बंधु को इसका जो है वो चाहिए पूरी PDF इसकी, वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर जाएं और इसकी पूरी जो है आपको PDF वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, है ना। वहाँ से लोग डाउनलोड करके उसको PDF भी पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं। कल का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? शब्द युग्म। कल का टॉपिक हमारा क्या है? शब्द युग्म हो जाएगा, ठीक है। शब्द युग्म तीसरा टॉपिक हमारा है, तीसरी वीडियो बनेगी, ठीक है। तीसरा चैप्टर हो जाएगा, दूसरी वीडियो बनेगी उसके लिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।